हेलो दोस्तों, तो आपका एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस में। अगर आप क्लास 12 अकाउंटेंसी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और केस स्टडी क्वेश्चन से डर लगता है, तो ये वीडियो बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बच्चों कवर करने वाले हैं टॉप 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड केस स्टडी एमसीक्यू बेस, जो कि सीबीएसई एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बच्चों एंड तक जरूर देखना, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहला केस स्टडी जो बच्चों वो किस पे बेस्ड है? सबसे पहला केस स्टडी हमारा इशू ऑफ शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, यानी एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जो कि क्या कर रही है, अपने शेयर्स को इशू कर रही है। तो शेयर्स का डिटेल उसने इस प्रकार से हमें दिया। 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपये ईच के हिसाब से एट द रेट 2 रुपये प्रीमियम। ठीक है, 1 लाख इक्विटी शेयर है जिसकी फेस वैल्यू कितनी है बच्चों? 10 रुपये, साथ ही साथ वो 2 रुपये क्या कर रही है? प्रीमियम का ले रही है। ठीक है बच्चों, पेमेंट स्ट्रक्चर कैसा है? एप्लीकेशन पे तो बच्चों 4 रुपये ले रही है, अलॉटमेंट में 5 रुपये ले रही है। पर इस अलॉटमेंट में 5 रुपये में 2 रुपये प्रीमियम का क्या है बच्चों? इंक्लूड है। एंड कॉल मनी कितना ले रही है बच्चों? 3 रुपये ले रही है। बच्चों एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ? 1,20,000 रुपये। ठीक है, 1,20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन रिसीव हुआ, जिसे हमने कैसे प्रोपोर्शनेट करा बच्चों? प्रो राटा अलॉटमेंट बेसिस पे क्या करा? प्रोपोर्शनेट करा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों एमसीक्यू में पूछा जाता है, उसमें क्या पूछा इन्होंने बोला है कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन के टाइम पे कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। बच्चों कहने को तो सर 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करा है और 4 रुपये एप्लीकेशन का, तो होना तो चाहिए सर 1 लाख को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 4 लाख। पर बच्चों यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे क्यों नहीं होगा ये आंसर? क्योंकि एप्लीकेशन के दौरान यानी शुरू के फेज़ में 1,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया। तो जाहिर सी बात है, जब पहले टाइम किसी ने हमारी कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई करा, तो कितना अप्लाई करा? 1,20,000। अगर उसको मैं 4 रुपये के हिसाब से अगर उसने मुझे पेमेंट करी है, तो कितना करा होगा बच्चों? उसने मुझे पेमेंट 4.8 लाख की क्या करी होगी बच्चों? पहली बार कंपनी को पेमेंट मिली है। हालांकि बाद में क्या करेगी बच्चों? 80,000 रुपये जो ज़्यादा उसे पेमेंट मिली है वो क्या कर देगी? बाद में रिफंड कर देगी। पर यहाँ पे क्वेश्चन ने एक ट्रिक खेला है। क्वेश्चन ने क्या करा? उसने ये नहीं पूछा कि कितना अलॉटमेंट है, उसने क्या करा? शुरू में फेज में यानी एप्लीकेशन के दौरान उसे कितना रुपए रिसीव हुआ है। तो देखो बच्चों, 4,80,000 भी दे रखा, 4 लाख भी दे रखा। अगर आप जल्दबाजी में करोगे तो कोई भी होगा। अरे 1 लाख इक्विटी शेयर है, शुरू में कंपनी ने 4 रुपये मंगाया एप्लीकेशन पर, तो 4 लाख आंसर होना चाहिए। 4 लाख आंसर उसे दिखेगा भी, और वो बी टिक करके जल्दबाजी में क्या कर देगा? अपना आंसर को गलत कर देगा। वो जो सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो ट्रांसफ़र होता है किस में? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं? नहीं सर। जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम को? नहीं सर। क्या वो सरप्लस होता है कंपनी के लिए? नहीं सर। तो बच्चों क्या आंसर होता है? सिक्योरिटी एंड प्रीमियम रिजर्व। जो भी हम जैसे इस कंपनी में इस वाले केस में 2 रुपये प्रीमियम का चार्ज कर रहे हैं, तो बच्चों ये 2 रुपये क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से कंपनी अपना एक अलग अकाउंट मेंटेन करेगी और उसमें ये डालेगी। मतलब शेयर कैपिटल कितना क्रेडिट होगा ऑन अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट के टाइम पे कितना शेयर कैपिटल बच्चों क्या होगा? क्रेडिट होगा। बच्चों यहाँ पे भी क्वेश्चन ने क्या करा? ट्रिक खेला। देखो नॉर्मली बच्चा जो जल्दबाजी में करना चाहेगा तो वो क्या देखेगा? वो ये देखेगा एप्लीकेशन पे 4 दे रखा है, जैसे ये देखो, और अलॉटमेंट में 5 और कॉल पे 3। पर बच्चों एक बात याद करो, 5 रुपये अलॉटमेंट में है, पर इस 5 रुपये में बच्चों 3 रुपया तो शेयर का है, 2 रुपया क्या है? प्रीमियम का है। क्या बच्चों? 2 रुपये का प्रीमियम है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा था कि टोटल एप्लीकेशन मनी बनाओ, ऐसे अगर वो पूछता है कि टोटल अलॉटमेंट मनी बनाओ, तो आंसर क्या होता? कुछ और होता। लेकिन यहाँ पर उसने पूछा शेयर कैपिटल कितना क्रेडिट करेंगे अलॉटमेंट के वक्त। ठीक है, तो अलॉटमेंट के बाद उसने शेयर कैपिटल की बात करी है, सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट लेने की बात नहीं करी है। तो बच्चों देखो टोटल कितना इक्विटी शेयर इशू करा? 1 लाख रुपए का। अभी मैंने इस 5 रुपये का आपको बाइफर्केशन दे दिया, जिसमें क्या 3 रुपये तो शेयर कैपिटल का, 2 रुपये क्या कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम का मंगा रही है। तो बच्चों शेयर कैपिटल अलॉटमेंट के टाइम पे कितना क्रेडिट होगा? 3 इंटू 1 लाख कितना हो जाएगा बच्चों? 3 लाख रुपए का हो जाएगा, रैदर देन 5 लाख रुपीज़ का। तो ये बच्चों इसमें आंसर क्या होगा हमारा? 3 लाख जो है हमारा आंसर हो जाएगा, रैदर देन 5 लाख रुपए का। पर वही जल्दबाजी में अगर मान लो प्रीमियम का क्वेश्चन नहीं होता, प्रो राटा का क्वेश्चन नहीं होता, तो हमारा 5 लाख ही आंसर ठीक होता। पर चूंकि इसमें प्रीमियम वर्ड इंक्लूड है
और साथ ही क्या प्रो राटा के बेस पे है, तो इसलिए बच्चों हमारा क्या आंसर हो जाता है, 3 लाख रुपए आंसर हो जाता है। आई होप आपको पहला केस स्टडी इजी से समझ आया होगा और कुछ कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट हुई होगी। तो बच्चों दूसरा जो केस स्टडी हमारा बेस है वो किस पे बेस है बच्चों, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ऑफ XYZ लिमिटेड। यानी XYZ लिमिटेड एक कंपनी है जिसका जो है डिवेंचर क्या हो रहा है, रिडम्पशन कर रहा है। ठीक है, तो आप बच्चों उसकी डिटेल दे रहा, डिवेंचर की क्या डिटेल दे रहा है, XYZ लिमिटेड ने रिडीम करा अपना 10% डिवेंचर जो कि कितने लाख रुपए का है, 5 लाख रुपए का, एट अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपये। सर इसका मतलब क्या होगा, मान लो 100 रुपये का डिवेंचर है तो कितने रुपये में रिडीम करा उसने, 10 रुपये प्रीमियम के साथ 110 रुपये में। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ और क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कंपनी का रिजर्व यानी जनरल रिजर्व कंपनी के पास 2 लाख का, सिक्योरिटी प्रीमियम 60,000 रुपये का। ठीक है, अगर मैं इसे दूसरी लैंग्वेज में कहूँ बच्चों, 5 लाख रुपए तो डिवेंचर की फेस वैल्यू दे रखी है, और साथ ही साथ क्या बोला है कि जब भी मतलब शुरू में 5 लाख रुपए का अभी तो कंपनी ने डिवेंचर इशू कर दिया, बोला जब भी इसकी मैं रीपेमेंट करूंगा यानी लोन का रीपेमेंट कभी तो करेगी कंपनी, तो इस 5 लाख को 10% ज़्यादा अमाउंट का क्या करेगी, रीपेमेंट करेगी, यानी 5,50,000 रुपये तक क्या करेगी वो, रीपेमेंट करेगी। तो बच्चों पहला क्वेश्चन कितना है, अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन, यानी रिडम्पशन के टाइम पे कितना पेबल होगा। सर इतना सिंपल, हाँ बच्चों देखो 5 लाख का तो आज के टाइम पे क्या कर दिया कि कंपनी गई पब्लिक में, उन्होंने उससे कहा कि मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, मैं क्या कर रही हूँ, डिवेंचर इशू कर रही हूँ। तो अब पब्लिक जाहिर सी बात है जो पैसा देगा उसे कुछ तो रुपए चाहिए ना कि उससे कुछ प्रॉफिट होगा। तो कंपनी ने कहा ठीक है, जैसे मान लो 2 साल के लिए मुझे लोन चाहिए, 2 साल में बाद इस 5 लाख का 10% कर दूँ बच्चों, 50,000 रुपये, यानी 5 लाख पे मैं 2 साल बाद आपको कितना दूंगी, 5,50,000 रुपये दूंगी, यानी 10% प्रीमियम के साथ दूंगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, सामने वाले पब्लिक को फ़ायदा हुआ, तो पब्लिक क्या करेगी, लोन को इशू करेगी। तो इसलिए बच्चों हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 5,50,000। दूसरा बच्चों, जो भी हमें रिडम्पशन हमने प्रीमियम पे करा उसको कहाँ से एडजस्ट करेंगे, उसको हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे बच्चों, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्योंकि बच्चों SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का 5 काम होते हैं बच्चों, क्या क्या, एक तो बोनस इशू के टाइम पे, ठीक है बच्चों, और दूसरा काम क्या होता है, बोनस शेयर में इशू किया जाता है बच्चों, बाईबैक करने में, जब कंपनी कभी बाईबैक करेगी फ्यूचर में अपने शेयर वापस कर देगी तो सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट का यूज़ करती है। ठीक है, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, डिवेंचर या शेयर्स को जब इशू करते हुए अगर उसे कुछ डिस्काउंट देना होता है तो उस समय ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज़ करती है। साथ ही साथ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या फिर डिवेंचर, यही बच्चों एक लाइन होता है, क्या प्रीमियम पे कर रहा है किस पे, या तो प्रेफरेंस शेयर पे कर रहा है या फिर रिडम्पशन पे, तो अभी वो उस समय किसका यूज़ करेगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज़ करती है। आखिरी में बच्चों, मिनिमम CRR रिक्वायर, कितना कैश रिजर्व रेशो रिक्वायर होगा उसे मिनिमम, तो बच्चों मिनिमम कैश रिजर्व रेशो रिक्वायर होगा उसे, CRR बच्चों कितना रिक्वायर होगा, CRR का मतलब बच्चों क्या होता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है बच्चों, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व रेशो को ही कहते हैं CRR रेशो। और CRR रेशो बच्चों हमने पढ़ा है कि वो किसके इक्वल होता है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर रिडीम, जितना भी हम डिवेंचर रिडीम करने वाले हैं उसकी नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू क्या है, उसके हद तक क्या करते हैं हम अपना CRR को क्रिएट करते हैं। बच्चों यहाँ पे आंसर गलत है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाना चाहिए, 5 लाख रुपए होना चाहिए, क्योंकि बच्चों 5 लाख का क्या कंपनी ने डिवेंचर इशू करा है, तो इसके रिस्पेक्ट में कंपनी क्या कितने 5 लाख का क्या बनाएगी बच्चों, CRR बनाएगी। सर 50,000 रुपये एक्स्ट्रा भी तो पे कर रही है, तो बच्चों 50,000 रुपये जो एक्स्ट्रा पे कर रही है वो कहाँ से पे करेगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से पे करेगी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको एक केस स्टडी 2 भी क्या अच्छे से समझ आया होगा। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए अब हम चलते हैं अपने तीसरे केस स्टडी की तरफ, जो कि किस पे बेस है बच्चों, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है बच्चों, हमें क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट कितने का, 1,20,000 का, बट ये बच्चों बिफोर टैक्स दे रखा है। साथ ही साथ डेप्रीशिएशन दे रखा है 20,000 रुपये का। वर्किंग कैपिटल में बोल रहा है कि डेटर तो हमारा बढ़ रहा है, यानी करंट एसेट हमारा बढ़ रहा है, और क्रेडिटर क्या हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन ने प्रोवाइड कर रखा है। क्वेश्चन हमसे मांग क्या रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है
कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बता दो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो बच्चों आपको याद होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालते हैं क्या करते हैं हम, पहले नेट प्रॉफिट लेते हैं, वो भी कैसे लिखते हैं, बिफोर टैक्स, क्योंकि टैक्स कैलकुलेट करने वाला तो आखिर में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाता है। ठीक है, वो आखिरी में हम ऐड करते हैं ना कितना हमने इनकम टैक्स पे करा है उसको निकालने के बाद। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें कितना दे रखा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,20,000 रुपये का, साथ ही साथ डेप्रीसिएशन चूंकि नॉन कैश एक्सपेंस होता है तो बच्चों हम क्या करते हैं शुरू में इसको ऐड कर देते हैं। तो 1.20 में अगर हम प्लस का 20 और ऐड कर देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, 1,40,000। कितना आ जाएगा बच्चों, 1,40,000। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों हमसे इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डेटर के बढ़ने से क्या क्या इफेक्ट आएगा। बच्चों हमें पता है अगर कोई करंट एसिड बढ़ता है, क्या करंट एसिड बढ़ता है तो हम क्या करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी को घटाते हैं, और करंट लायबिलिटी घटता है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी क्या करते हैं घटाते हैं। ठीक है, तो आप बताओ डेटर क्या होता है सर, डेटर तो करंट एसिड होता है, और यहाँ पर करंट एसिड क्या हो रहा है बच्चों, अप का साइन दे रखा है यानी बढ़ रहा है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हुए ये क्या करेंगे बच्चों हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तीसरा बच्चों क्या पूछ रहा है, बोला कि बताओ आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आया है। तो बच्चों देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,20,000, उसमें हमने 20,000 रुपये का नॉन कैश एक्सपेंस ऐड कर दिया, तो कितना आया था बच्चों हमारे पास 1,40,000। ठीक है, अब बच्चों डेटर बढ़ रहा है मतलब ऑपरेटिंग कैपिटल में से क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, क्रेडिटर घट रहा है यानी लायबिलिटी घट रही है तो भी क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। तो अगर मैं 1,40,000 में से 25,000 माइनस कर दूं तो बच्चों कितना बचता है मेरे पास, 1,15,000 रुपये। कितना बचता है बच्चों मेरे पास, 1,15,000 रुपये। तो मेरा कितना हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, 1,15,000 रुपये। आई होप आपको ये वाला केस स्टडी भी इजीली समझ आया होगा। ठीक है, बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ। हमारा मोटिव क्या होने वाला, विद इन 15 to 20 मिनट हम 5 केस स्टडी जो कि एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं उसको क्या करना, सोल्व करना है। ठीक है, तो बच्चों ये जो केस स्टडी किस पे बेस है, हमारा अकाउंटिंग रेशो पे बेस है। ठीक है, हमारे पास डाटा दे रखा, उन्होंने करंट एसिड दे दी 4 लाख की, करंट लायबिलिटी दे दी 2 लाख की, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे दी 1 लाख की। सबसे पहले पूछा बच्चों करंट रेशो निकाल दो, तो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, करंट एसिड डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, यानी करंट एसिड है 4 लाख की, करंट लायबिलिटी है 2 लाख की, यानी अगर इसको मैं काटूँ तो 2:1। क्या आ जाएगा बच्चों आंसर, 2:1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 2:1 हो जाएगा। दूसरा बच्चों पूछ रहा है लिक्विड एसिड बताओ। बच्चों लिक्विड एसिड निकालते वक्त हमको हमको पता है क्या करना होता है, करंट एसिड में से इन्वेंट्री को क्या कर देता है स्टॉक और एक्सपेंस, यानी इन्वेंट्री और एक्सपेंस को अगर मैं माइनस कर दूँ, प्रीपेड एक्सपेंस, कौन सा एक्सपेंस यहाँ पे, प्रीपेड एक्सपेंस, और इन्वेंट्री जो भी क्लोजिंग इन्वेंट्री बचती है अगर उसको माइनस कर देते हैं तो बच्चों क्या आता है हमारा लिक्विड एसिड आता है। तो बच्चों यहाँ पे लिक्विड एसिड कितना हो जाएगा सर, चूँकि हमारे पास पेपर में दे रखा 4 लाख का करंट एसिड और 1 लाख का क्लोजिंग इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं दे रखा तो उसे हम नील मान के चलते हैं। तो 4 लाख में से अगर 1 लाख माइनस कर देंगे तो सर 3 लाख रुपये क्या आता है हमारे पास लिक्विड एसिड। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रखा बच्चों, क्विक रेशो बताओ। क्या बताओ, क्विक रेशो। तो क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, क्विक एसिड डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्विक एसिड कितना हुआ 3 लाख रुपए का, और करंट लायबिलिटी कितना हुआ 2 लाख रुपए का। अगर मैं इसको काटूँ तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा बच्चों 1.5:1, यानी क्या हो जाएगा आंसर हमारा ए आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वाली केस स्टडी भी आसानी से समझ आई होगी। तो बच्चों अभी तक हमने कितनी केस स्टडी कर ली, 4 केस स्टडी कर ली, और अगर एक केस स्टडी में हमने 3 क्वेश्चन करे तो टोटल कितने क्वेश्चन कर लिया अभी तक हमने 12 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया हंसते खेलते हुए में, और हमें पता भी नहीं चला। ठीक है बच्चों, अब हम इसी प्रकार चलते हैं अपने नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ। नेक्स्ट केस स्टडी किसके बारे में बच्चों, कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में हमें बताता है। इसमें बच्चों क्या कह रहे हैं, इसमें बच्चों थोड़ा सा आपका दिमाग यूज होगा, आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्या होगा इस्तेमाल होगा इसमें, क्योंकि हमें ज़्यादा चीज़ नहीं दे रखी है। जैसे बच्चों
हमें क्या दे रखा है, सेल्स दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखी है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखी है। अब यहाँ पे जीपी रेशो पूछ दिया। मैंने कहा ना बच्चों, यहाँ पर आपका थोड़ा सा दिमाग यूज़ होगा, आपकी थोड़ी सी थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल स्किल्स भी यहाँ पे रिक्वायर होगी। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं सर? ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है जीपी, कितना ग्रॉस प्रॉफिट है, डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो बच्चों जीपी कितना है सर? 4 लाख रुपए का। सेल कितना है सर? 10 लाख रुपए का। और इसे क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 40%। कितना आ जाएगा बच्चों हमारा आंसर? 40%। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कितना हो गया बच्चों? 40%। आई होप आपको समझ आया होगा कैसे निकाल रहे ग्रॉस प्रॉफिट। ऑपरेटिंग रेशो सर, ऑपरेटिंग रेशो का निकालने का दो फॉर्मूला आता है। या तो हमें पूरा वो पता हो कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है, ठीक है, या फिर हमें क्या पता हो, एक तो अगर हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट पता होगा तो हम ऑपरेटिंग रेशो निकाल सकते हैं। पर चूंकि हमारे क्वेश्चन में हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं दे रखा, तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 1A में से क्या माइनस कर दो? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो को क्या कर दो? माइनस कर दो। तो इस तरीके से भी क्या है हमारा निकल सकता है ऑपरेटिंग रेशो। चूँकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन ही पेपर में क्वेश्चनर ने कम दिए, ताकि क्या कर सके वो आपके दिमाग को टेस्ट कर सके, क्या ऑपरेटिंग जो है एक्टिविटी या ऑपरेटिंग एक्टिविटी को बिना दिए बगैर भी आप निकाल सकते हो या फिर आपको सेकेंडरी मेथड पता है कि नहीं पता है। तो बच्चों 1 माइनस, जैसे कि हमने ऊपर निकाला था 40% अपना जीपी रेशो, तो कितना बचता है यहाँ पे बच्चों? 60% बच जाता है। तो हमारा ऑपरेटिंग रेशो कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे 60% हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों क्या बोल रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताओ कितना। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है बच्चों हमसे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में पूछ रहा है। तो बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर? सिंपल सा होता है सर, ग्रॉस प्रॉफिट, जैसे कि हमें ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो तो सर बचता है हमारा, क्या बचता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही बचता है। अगर मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट से बनाना सिखाऊं तो बच्चों हमें क्या दे रखा है? देखो, सेल्स यहाँ पे आता है, ओपनिंग यहाँ पे आती है, परचेस यहाँ पे आता है, क्लोजिंग यहाँ पे आता है। तो सेल्स प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग परचेस, सेल और क्लोजिंग को जोड़ दो, ओपनिंग परचेस को माइनस कर दो, तो क्या बचता है हमारा यहाँ पे? ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दूं तो जो हमारा इधर की तरफ बचेगा वो बच्चों क्या बचेगा? नेट प्रॉफिट बचेगा। अगर आपको ट्रायल बैलेंस की भी तो फॉर्मेटिंग याद होगी तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। तो चूंकि मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा कितने का? 4 लाख रुपए का। एक बार देख ले क्वेश्चन में। हाँ सर, ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख रुपए का दे रखा है। उसमें से आप क्या कर दो सर? ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो 1.5 लाख रुपीज़ का। तो हमारे पास क्या बचता है? 2.5 लाख का क्या बच जाता है? हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बच जाता है। आपने आई होप ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट तो भर भर के बनाया होगा। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ मान लो ब्रॉड डाउन लेते हैं, कितने का था? 4 लाख रुपए का। अगर आप इस तरीके से समझना चाहो इस तरीके से समझ लो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ बच्चों कितने का आ जाएगा? 1.5 लाख का। तो 4 लाख में से 1.5 लाख रुपए बचा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने का बच्चों? 2.5 लाख रुपए का। इससे क्या हुआ? नीचे की क्लोजिंग बैलेंस मैच हो गई। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और कोई भी दिक्कत या परेशानी किसी भी तरह की नहीं आई होगी। अगर आप इन 5 केस स्टडी को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो और जो भी आगे मैं सीरीज लाने वाला हूँ उसको फॉलो कर लेते हो तो पेपर में आपको किसी भी प्रकार की मुश्किल नहीं आएगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस चैप्टर पे चाहिए। जैसे बच्चों हमने क्लास 12 के अकाउंट, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स के जो है सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड ऑलरेडी करते रहते हैं। तो आप बताओ कि क्या आपको ये मेरा तरीका पढ़ाने का, इस तरीके से केस स्टडी सीरीज़ मुझे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए नहीं? कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताओ, फिर मैं उसी अकॉर्डिंगली अपना प्लान करूँगा। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।